नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी की जो आपकी परीक्षा होनी है और ये जूनियर असिस्टेंट की 29 जून को, इसी के लिए हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे और ये मॉक टेस्ट नंबर 7वाँ है, ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने 6 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वाईटी चैनल के ही प्लेलिस्ट में ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट के नाम से, वहाँ पर जाके आप इन सारे के सारे मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा यूपी जीके और ये यूपी जीके 20 अंकों का और कंप्यूटर ये आ रहा है 15 अंकों का, यानी टोटल 35 अंक अगर आपको कवर करने हो डिटेल में, तो इसकी थ्योरी क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ठीक है? चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। ये मॉक टेस्ट 7वाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से समास की विशेषताएँ कौन-सी हैं? सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। क्या ये सही है? हाँ। आगे बढ़ो। समास 2 या अधिक एक ही पद हो जाते हैं। समास 2 या अधिक पद एक ही पद हो जाते हैं, ये भी सही है। समास में समस्त पदों वाले समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। एक बात समझो, इसमें कह रहा है कि समास में जब 2 पद होते हैं और वो समस्त होते हैं, तो इनमें जो विभक्ति प्रत्यय होता है वो लुप्त हो जाता है। ये भी सही है। सारे के सारे कथन आपके सही हैं, यानी डी पार्ट सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे देखो, सेकंड नंबर में पर्यायवाची के संबंध में कौन-सा कथन सही है? और सही कथन की आपको पहचान करनी है। सबसे पहला कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहा जाता है। क्या ये सही है? हाँ। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। इन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि पर्यायवाची के जो प्रकार हैं, उनमें एक पूर्ण पर्याय होता है, एक होता है पूर्णापूर्ण पर्याय और दूसरा होता है अपूर्ण पर्याय। ये सारे के सारे पर्यायवाची के प्रकार हैं। ये सभी सही हैं, अर्थात डी पार्ट सही हो जाएगा। तीसरा देखो, थर्ड नंबर में कह रहा है वैदेही वनवास। ये किसकी रचना है? रचनाएँ आपको याद रखनी है, ध्यान देना। जूनियर असिस्टेंट जो जनवरी में हुआ था पेपर, उसमें रचनाएँ काफ़ी पूछी गई थीं। 4 से 5 रचनाएँ पूछी गई थीं, तो रचनाएँ अब आपको याद रखनी है। वैदेही वनवास, ये पूछ रहा है। ये है किसकी? ये है हरिऔध साहब की। हरिऔध साहब अच्छा इसमें कुछ रचनाएँ मैं आपके लिए लिखे देता हूँ, यहाँ पर आओ। हरिऔध साहब की कुछ और रचनाएँ हैं। देखो, इनकी और कौन-कौन सी रचनाएँ हैं? जैसे आपने प्रिय प्रवास का नाम सुना होगा। आपने वैदेही वनवास वैदेही वनवास का नाम सुना होगा। आपने पद्य प्रसून इस रचना से भी आप परिचित होंगे और एक रचना है रस कलश। इस रचना से भी आप परिचित होंगे। रस कलश, ठीक है? एक और राइटर हैं, नाम आपने सुना होगा। ये इलाहाबाद से संबंधित हैं। नाम है धर्मवीर भारती। अगर आपसे पूछे धर्मवीर भारती जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म याद रखिए इलाहाबाद, ठीक है? अच्छा, ये तो इलाहाबाद से हैं। इनकी कुछ रचनाएँ भी हैं क्या? हाँ, इनकी रचनाएँ हैं और कौन-कौन सी हैं? जैसे 7 गीत वर्ष 7 गीत वर्ष इनकी एक रचना है। इनकी एक रचना है कनुप्रिया। इनकी एक रचना है अंधा युग। अंधा युग बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। इसके अलावा एक और राइटर हैं, राइटर का नाम आपको पता होगा। नाम है महादेवी वर्मा, ठीक? ये जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी कई सारी रचनाएँ हैं, जैसे आपने निहार एक रचना पढ़ी होगी या सुनी होगी। रश्मि, ये भी है इनकी। इसके अलावा नीरज़ा, ये भी इनकी रचना है और आपने सांध्य गीत, इस रचना के बारे में पढ़ा होगा, तो ये भी इनकी एक रचना है। ठीक है? महादेवी वर्मा जी की। अब आओ वापस क्वेश्चन नंबर तीसरे में, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चौथे नंबर में आओ, चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कह रहा है कौन-सा अलंकार है? कुछ बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोला जा रहा है कि पता चला पूँछ में आग लग भी नहीं पाई।
और लंका तो पूरी की पूरी चली गई। बहुत कुछ बढ़ा के बोला जा रहा है, अर्थात बढ़ा के जब भी कभी बोला जाएगा, आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए कि सीमा या मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए, वहां पर एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, तो यहाँ बी पार्ट इसका सही होगा। और आगे पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कह रहा है चाबुक, ये एक निबंध संग्रह है। ये किसका है? चाबुक है निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अच्छा, निराला जी के और भी कई सारे हैं क्या? हाँ, इनके याद रखना। एक अनामिका, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा परिमल, ये भी निराला साहब की है। आपने गीतिका रचना पढ़ी होगी, ये भी निराला साहब की है। और इसके अलावा तुलसीदास, ये सारी की सारी रचनाएं निराला साहब की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय, छप्पय में दो तीन बातें याद रखो। एक तो नाम लिखा है छप्पय, तो छा से हो गया छह, अर्थात इसमें छह चरण होते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा छंद है जो मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है, छंद कहलाता है। यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद, संयुक्त छंद कहलाता है। तो मात्रिक सम है या फिर विषम है? मात्रिक विषम छंद है। ठीक है, ए पार्ट इसका सही होगा। आगे बढ़ो 7 नंबर में। कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है? ये आपने पढ़ा होगा। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनो कर ले। ये इसमें कौन सा है? सोरठा है, उल्लाला है, दोहा है, हरिगीतका है। सारी की सारी वैरायटी, सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, इन सभी छंदों की आपको पता होनी चाहिए। इसमें मैं एक उठाता हूँ सी पार्ट, ये लिखा है दोहा। अब इसकी देखो विशेषताएं क्या क्या है। मैंने लिखा दोहा, गौर करना। इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले तो याद रखो ये अर्ध सम छंद है, अर्थात यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। याद रखिएगा, भूलना नहीं। इसके अलावा इसमें सम चरण भी होते हैं, विषम चरण भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें विषम चरण, विषम चरण का मतलब क्या हो गया? विषम चरण का मतलब हो गया पहला और तीसरा। तो विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं। इसमें विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और अगर आपसे पूछे सम चरण में कितनी होती हैं? सम चरण का मतलब 2 और 4। ठीक, इसमें होती हैं 11-11 मात्राएं। इसके अलावा इसकी एक खास बात होती है दोहा की, कि यति चरण के अंत में होता है। ये यति क्या होता है, गति क्या होता है, ये सारे आपने जहां भी हिंदी का कोर्स पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा इनके सब के बारे में। ठीक है, मैं मॉक करा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसकी अन्य विशेषता क्या होती है? यति चरण के अंत में होगी, यति चरण के अंत में होती है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, जो सम चरण होते हैं, सम चरण का मतलब 2 और 4, सम चरण के अंत में लघु होता है। सम चरण के अंत में इसमें लघु होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं कुछ, जिन्हें जब आप पद पढ़ोगे तो तुरंत इन विशेषताओं का को इम्प्लीमेंट करोगे, और आप समझ जाओगे कि हाँ, ये छंद सोरठा है, उल्लाला है, दोहा है। आओ देखो कैसे। मैंने कहा कि इसमें विषम चरण यानी 1 और 3 में 13-13 मात्राएं, और सम चरण यानी 2 और 4 में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो 2 और 4 ले लो, 1 2 3 4, हम इसी को उठा लेते हैं। किसी में भी आप चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये चौथा चरण है, इसमें 11 मात्राएं हैं। ऐसे ही ये जो दूसरा चरण है, पहला दूसरा, इसमें भी 11 मात्राएं होगी। ये पहला चरण है और ये है तीसरा चरण, तो इनमें होंगी 13-13 मात्राएं। तो अब आप गिन लीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा दोहा। और इसमें अंत में बताया था कि लघु होता है, तो वो भी आप देख पा रहे हो कि लघु होता है। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ये गुणवाचक, ये गुणबोधक है, गुणबोधक। ठीक है, 9 नंबर में आ जाओ। आपसे इसके एक रचना दी है और उसके रचयिता पूछ रहे हैं। कह रहा है कि विज्ञान गीता, इसके रचयिता कौन है? ये हैं इसके केशव दास। अगला कह रहा है कि परस शब्द का तत्सम बता दो।
परस का क्या होता है? परस का होता है स्पर्श। और अगर मैं लिख दूं परसों, इसका क्या होगा तत्सम? इसका होगा परस, है ना? तो परस पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा स्पर्श। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? रामचंद्र शुक्ल तो है नहीं। हिंदवी शब्द इल बतूता भी नहीं है। अबू सईद है, यही सही होगा। अबू सईद ने सबसे पहले हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये जो हाड़ौती बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है राजस्थान में। और राजस्थान आपको पता होगा, ये अगर हम भारत का ये दक्षिणी भाग है, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आपका राजस्थान पड़ेगा। और राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है। मध्य प्रदेश नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, ये होगा आंसर यहाँ पर राजस्थान। अच्छा, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, दो तीन सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ, भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप किसे कहा जाता है? सबसे पहला, भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप, भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप किसे कहा जाता है? एक सवाल और मुझे बताना। मुझे बताओ, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी की सर्व प्रमुख बोली किसे कहा जाता है? सर्व प्रमुख बोली किसे कहा जाता है? और तीसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ, अ, अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने किस बोली में अपनी रचनाएं लिखी हैं? बताइए। ये तीन क्वेश्चन है। भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप किसे कहा जाता है? आप बताओगे बोली को। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप बोली होती है। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी की सर्व प्रमुख बोली कौन सी है? तो आप बताओगे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। इसके अलावा अमीर खुसरो ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं, खास तौर से उसने इस्तेमाल किया है खड़ी बोली का। खड़ी बोली का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। हाड़ौती ये राजस्थान का हो जाएगा। 13 नंबर देखो क्या कह रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति है रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से नवाजा गया था? ये मिला था इनको साहित्य अकेडमी सम्मान। डी पार्ट सही हो जाएगा, साहित्य अकेडमी। आगे बढ़ो जरा। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहा जाता है अविवेकी। अविवेकी। और जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे आप कह दोगे विवेकी। अर्थात यहाँ हो जाएगा जिसे भले बुरे का ज्ञान हो। ठीक है। और ये लिखा है दुर्बोध। दुर्बोध का मतलब क्या होता है? जो बोध में जल्दी जल्दी ना आए, अर्थात जो जल्दी समझ में ना आए, जो जल्दी समझ ना आए। और आगे क्या विकल्प दिया है? तुर्कीय। मतलब क्या है इसका? जिसे सरलता से क्या जाना ना जा सके, जिसे सरलता से जाना ना जा सके। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? इसका उत्तर क्या होगा? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। आंसर हो जाएगा अविवेकी। ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से सवाल है। आगे बढ़ो जरा। देवता का पर्याय पूछ रहा है आपसे। तो देवता के कई सारे पर्याय होते हैं, जैसे एक होता है देव, निर्जर, जो कभी जर्जर ना हो, विबुध। और विबुध आपके ऑप्शन में भी है तो यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें सुर भी कहा जाता है। ये अमर्त्य होते हैं। ठीक। त्रिदश भी इनका पर्याय है। इसके अलावा ये अमर हैं, अमृत पी लिया था। इसके अलावा ये अजर हैं। इसके अलावा इन्हें भगवान भी कहा जाता है। तो कई सारे और भी पर्याय हैं। ये आपका विबुध हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ो जरा। इसमें कुछ शब्द और दिए हैं। मैं कुछ शब्द और यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूं अतनु, गौर करना, इसका मतलब क्या होता है? अतनु ये किसका पर्याय है? ये है कामदेव का। कामदेव। जैसे मैंने लिखा जीवन पति, ये किसका है? ये है यम का। फिर मैंने लिखा कोविद। कोविद ये है पंडित का पर्याय। तो ये सारी की सारी शब्दावलियां आपको पता होनी चाहिए। और आगे बढ़ो जरा। कह रहा है वाह व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वाह व्यंजन। ये दरअसल
कैसा है? अंतस्थ है, अघोष है, ऊष्म है या फिर महाप्राण है? आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़े होंगे। अंतस्थ व्यंजन, इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता ये होती है कि ये दरअसल आप जब बोलोगे इनको, जैसे ये 4 होते हैं, गौर करना, ये 4 हैं, टोटल 4 हैं कौन-कौन से? या, रा, ला और वा। जब आप बोलो वा, तो आप देखोगे कि आपकी जीभ, आपकी आपका तालु, आपका दाँत और आपके होंठ, ठीक? यानी ओंठ, ये सारे के सारे एक साथ आपस में ऐसा लग रहा है जैसे टकरा रहे हों। लेकिन आप जब इनको बोलोगे तो टकराते नहीं हैं, अर्थात ये पूर्ण स्पर्श नहीं करते। एक तरह से लगता है कि हाँ, ये स्पर्श करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा वाह! तो वाह जैसे ही कहोगे ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे के सारे एक-दूसरे को छूने जा रहे हैं, लेकिन आधी दूर से लौट आते हैं और फिर एक शब्द निकल के मुँह से बाहर आ जाता है भक से, वाह! ला, है ना? तो इस प्रकार के जो व्यंजन हैं, वो सारे के सारे अंतस्थ हैं। वहीं एक ये लिखा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये कौन होते हैं? जिनसे ऊष्मा निकले, जैसे षा, खटकोण वाला सा, ये सरौता वाला और ये हो गया हा। तो इनसे ऊष्मा निकल रही है। ये हो गए सारे के सारे ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हंस पद विराम चिन्ह इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? हंस पद विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है जब भी कभी लिखने में अक्षर छूट जाए, उसका संकेत देने के लिए हम इस विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। 18 में देखो, कह रहा है कि यद्यपि, यद्यपि में आएगा यदि धन अपि, इसका संधि विच्छेद होगा। इसका मतलब हो जाता है ये हो गया यद्यपि, ठीक? अब यहाँ पर ई और यहाँ से उठा लो आ, ई धन आ बराबर ये हो जाता है या अर्थात यहाँ हो गया यड़ संधि। ये इसी का फार्मूला होता है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 19 देख लो, 19 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर है, अक्षर है, त्रुटिपूर्ण पूछा है, समास है, व्यास है, स्वल्पायु है, चिरायु है, आहार है, विहार है, ठीक? अब इसमें बताओ, आहार का विलोम क्या होगा? आहार का विलोम होता है, याद रखो, आहार। आहार का मतलब क्या है? आहार का मतलब होता है भोजन और इसमें लिखा है विहार। इस विहार का मतलब क्या होता है? विहार का मतलब होता है आप विहार गए हो, आप एक, इसका एक अर्थ होता है आश्रम या इसका एक अर्थ होता है विचरण। तो भोजन और आश्रम या फिर विचरण तो एक दूसरे के विपरीत है नहीं। यहाँ पूछ रहा है विलोम, तो आहार का क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा निराहार, ठीक? विहार नहीं होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 में, कह रहा है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, ये क्या कहलाता है? अच्छा, ये लिखे हैं जीवनी, संस्मरण, खंड काव्य और महाकाव्य। ये क्या है? अलग-अलग आओ इनको पर इनको लिख लेते हैं। ये काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा खंड काव्य, गौर करना, खंड काव्य। मुझे बताओ इसका आशय क्या होता है? दरअसल जीवन के अंश को लेकर लिखा गया एक प्रबंध काव्य होता है ये। जीवन के अंश को लेकर, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया, लिखा गया प्रबंध काव्य, ये है खंड काव्य, ठीक? एक और शब्द मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा संस्मरण। ये क्या है? संस्मरण, दरअसल किसी व्यक्ति की जो स्मरणीय घटनाएँ होती हैं, अगर उसका उल्लेख कर दिया गया, वो संस्मरण कहलाता है। किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख, घटनाओं का उल्लेख, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, और एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा जीवनी। इसके लिए अनेक शब्द क्या बनेंगे? दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, याद रखो, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, ठीक? ये कहलाता है जीवनी। और एक शब्द मैंने लिखा महाकाव्य। महाकाव्य में अनेक शब्द क्या बनेंगे? संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध कार्य, इसे कहते हैं महाकाव्य।
अर्थात संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध कार्य क्या कहलाएगा? महाकाव्य। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 20 नंबर में कह रहा है कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य ये कहलाता है खंड काव्य। सी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म विद्या। और कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यहाँ पर लिखा है मत्स्य मृग और ज्ञान क्षेत्र। ये लिखा है दधी और ये लिखा है भात। गौर करो, कर्म विद्या दधी भात। यहाँ पर दधी मतलब होगा दही। और जस्ट वेट, एक मिनट में मुझे इसको फिर से पढ़ने दो। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी तत्सम शब्द हैं ये सारे के सारे। कर्म विद्या दधी भात मत्स्य मृग ज्ञान और ये लिखा है क्षेत्र। ये जो दधी लिखा है ना ये तो ठीक है। ये जो भात लिखा है ये भक्त होगा। भक्त। ठीक है। दधी भक्त। भक्त का भात हो जाएगा। तो इसमें बी पार्ट गलत होगा। कौन सा सही जोड़ी नहीं है? आगे देखो 22 नंबर में। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करो। पहले तद्भव आएगा, फिर तत्सम आएगा। खटिया का खटवा होगा, दो पट्टा का द्विपट्ट होगा। इसके अलावा तीरथ का तीर्थ होगा। और क्या कह रहा है? सरजोना का सज्जापन होगा। दरअसल ये होगा सजाना। सजाना का सज्जापन। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है इति ईति का सही अर्थ भेद बताओ। इति मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है इति सिद्धम, समाप्त हो गया, समाप्ति। और फिर लिखा है ईति। इस ईति का अर्थ होता है बाधा, बाधा या फिर विघ्न। ठीक। तो समाप्ति और विघ्न यही पार्ट सही हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी कई सारे हैं जो समश्रुत भिन्नार्थक हैं, अर्थात सुनने में समान है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे एक मैंने शब्द लिखा इंदिरा, इसका मतलब होता है लक्ष्मी। फिर मैंने लिखा इंद्रा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंद्र की पत्नी। ठीक है। एक मैंने शब्द लिखा इतर, ये है अन्य। एक मैंने शब्द लिखा इत्र, इसका अर्थ है पुष्प सार। पुष्प सार। तो ये कई सारे हैं, इन्हें कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक। 24 में आओ। कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर का अनेकार्थी, परिकर मतलब होता है समूह। गौर करना। इसका मतलब होता है कमरबंद। इसका मतलब होता है परिवार। इसका मतलब होता है नौकर चाकर। तो समूह भी होगा, कमरबंद भी होगा, परिवार भी होगा, छतरी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 25 में आओ, 25 नंबर में कह रहा है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहेंगे। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तो इन्हें हम कहेंगे तद्भव। 26 देखो, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधान और ई, सावधानी, ई प्रत्यय जुड़ा है। 27, 27 नंबर में कह रहा है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। याद रखें, कई को उठा के यहाँ ले आओ। रेलवे के कई कर्मचारी, तो कई रेलवे के तो गलत हो जाएगा, यही गलत है। कई को उधर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। अर्थात ये बनेगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। आगे देखो 28 नंबर। जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। जैसे वह आया, प्रश्नवाचक तो है नहीं, संबंधवाचक हो सकता है, पुरुषवाचक भी नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, नन ऑफ दिस, यानी इसका बी पार्ट होगा संबंधवाचक। ये संबंधवाचक होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पर आओ। मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था, इसके भेद बता दो। टोटल 6 हैं। इन्हीं 6 में एक भेद है जिसको कहते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक। मुझे बताओ ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा अर्थ होता है यह सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध में उसे संबंध स्थापित करता है। जैसे जो,
जैसे सो। ये दोनों शब्द अगर जहां कहीं भी आ जाएं, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए संबंधवाचक सर्वनाम ये बता रहे होंगे। ये जो दो शब्द दिए हैं, जो और सो, इनमें एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ। मैंने लिखा वह कौन है जो रो पड़ा। ठीक है, इसमें संबंधवाचक हो गया। फिर मैंने लिखा एक और, वह कौन है जो रो पड़ा। फिर मैंने दूसरा वाक्य लिखा सो से, वह, गौर करना, वह जो न करे सो थोड़ा है। यहां भी संबंधवाचक हो गया। फिर मैंने एक वाक्य लिखा, जैसे जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। वह चला गया। तो ये सारे के सारे जो वाक्य हैं, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और आगे बढ़ो जरा, 29 नंबर में आ जाओ। कह रहा है कि अधिकतर वैयाकरण संज्ञा के कितने भेद मानते हैं। अधिकतर जो वैयाकरण है वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। और ये जो 5 भेद हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन है, व्यक्तिवाचक। इसके अलावा तीसरा ये है गुणवाचक, गुणवाचक। और चौथा कौन सा है, भाववाचक। इसके अलावा मैंने आपको पांचवा बताया था, द्रव्यवाचक। तो ये सारे के सारे 5 भेद हैं जो संज्ञा के हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में आओ। 30 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। देशभक्त यानी देश का भक्त, बिल्कुल ठीक है। स्वर्ग पतित यानी स्वर्ग से पतित, बिल्कुल ठीक है। जलमग्न यानी जल में मग्न, ये गलत हो जाएगा। चर्म रोग यानी चर्म का रोग, ये भी सही है। 31 में आओ, यहां से आपकी रीजनिंग शुरू हो गई। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपत्ति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। ठीक है, अर्जुन राजू का पुत्र है। अब यहाँ से जो जो ये कहता जाए, वैसा वैसा आप करते जाओ। कह रहा है 6 सदस्य हैं, अर्जुन राजू का पुत्र है, तो मैंने यहाँ पर लिखा अर्जुन। गौर करना, यहाँ पर मैंने लिखा अर्जुन। और ये पुत्र किसका है, ये पुत्र है राजू का। ये हो गया राजू, राजू है मेल, अर्जुन भी हो गया मेल। ठीक है, आगे बढ़ो। इलामती अर्जुन की पुत्री है, तो अर्जुन की पुत्री हो जाएगी, और नीचे जनरेशन गैप हो जाएगा, तो इलामती यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये पुत्री है तो ये माइनस हो गई, यानी नेगेटिव सिंबल ये दर्शा रहा है कि वो फीमेल है। दिव्या रानी की पुत्री है, तो रानी अब कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, आगे देखेंगे। दिव्या रानी की पुत्री है, चलो इस वाक्य को हम आगे देखेंगे। जो का मतलब है रानी के लिए आया है, जो इलामती की माँ है, यानी रानी यहाँ पर आएगी। रानी अर्जुन की माँ, सॉरी, अर्जुन की पत्नी हो जाएगी। अब इस वाक्य में फिर से वापस आओ, दिव्या रानी की पुत्री है, तो यहाँ पर इसकी डॉटर ये हो जाएगी दिव्या, और ये भी फीमेल होगी। तो ये दोनों जनरेशन है, सेम सेम है। आगे क्या कह रहा है, दिव्या इलामती का आपस में क्या संबंध है। ये है दिव्या और ये है इलामती, सेम जनरेशन, और दोनों ही एक ही माता पिता की संतानें हैं। इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगी आपस में, ये भी फीमेल ये भी फीमेल, अर्थात बहने बहने। ठीक है, हाँ, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, 32। 32 में क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है उस स्थिति में जबकि प्लस का अर्थ ग्रेटर देन है, माइनस का अर्थ लेस देन है, इनटू का अर्थ यानी मल्टीप्लाई का अर्थ नॉट ग्रेटर देन है, डिवाइड का अर्थ नॉट लेस देन है, तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। गौर करना, सबसे पहले माइनस को देखो क्या लगेगा। माइनस का अर्थ है लेस देन, यानी ए लेस देन, सॉरी, ये ग्रेटर हो गया, ये बनेगा ए लेस देन बी, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी लेस देन हो जाएगा सी। ठीक, अब मुझे बताओ, ए छोटा है बी से और ए छोटा है सी से, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए छोटा है बी से और ए छोटा है सी से। भाई ये देखो, सीधा सीधा लिखा है कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, यानी ए बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए लेस देन बी और ए लेस देन सी। अब ये लिखा है बी इज ग्रेटर देन ए। गौर करना, तो ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, यहाँ पर आओ, प्लस का अर्थ है ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए।
अब आगे लिखा है ए लेस देन सी। लेस देन का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है लेस देन। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का सी, यानी बी प्लस ए माइनस सी। बी प्लस ए माइनस सी, ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक। 33 देखो, कथन दिए हैं। कथन है कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता, बुद्धि। इसके साथ साथ निष्कर्ष दिए हैं। धन सब चीजें खरीद सकता है, गलत है। धन कुछ चीजें खरीद सकता है, इसमें क्या सही होगा? धन सब चीजें तो खरीद नहीं सकता है, कथन में नकार दिया गया है। कुछ चीजें खरीद सकता है, तो हाँ कुछ चीजें धन खरीद सकता है, तो ये सही हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। आगे देखो 34 में कह रहा है सभी आम सुनहरे हैं। ये है आम, ये सारे के सारे आम सुनहरे हैं। फिर कह रहा है कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है। ये सस्ती है ही नहीं, तो सस्ती हो जाएगा बाहर, इनसे सबसे दूर। आगे कह रहा है सभी आम सस्ते हैं। ये आम है, ये सुनहरे है, सस्ता बहुत दूर है, अर्थात ये गलत है। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। जितने भी सुनहरे रंग के आम है वो सस्ते तो नहीं है, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। ठीक। केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। आगे बढ़ो, 35 में आ जाओ। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है देखो, ये लिखा है टी। मैं इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ। ये लिखा है टी, ये लिखा है डब्ल्यू, ई और वी। फिर लिखा है एफ, यू, जी, टी। फिर लिखा है एच, एस, आई, आर। और आगे क्या होगा, यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है। टी के बाद आया एफ, यानी टी ई एफ प्लस 2 हो गया। टी के बाद जब आप पढ़ोगे ए बी सी डी, तो डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, या हम ऐसे कर लें। टी, ई, ई के बाद सीधे एफ। अब यहाँ पर देखो, ये लिखा है एफ, और एक कम करोगे यानी एच, ई एफ जी एच। गौर करना, ई एफ, यहाँ आएगा जी, और आगे नीचे आएगा एच, ये नीचे। ठीक है। अब यहाँ पर आओ, यू, वी, डब्ल्यू। अब आप इस डायरेक्शन में जब पढ़ोगे तो यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। अब इसी प्रकार से ऊपर वाली डायरेक्शन में चलो, एस, टी, फिर यू आएगा। अब यहाँ पर आओ, जस्ट वेट, मैं इनको एक सीध में लिखता हूँ। ये है जी, और ये है आई। अब देखो, ई, एफ, और ये जी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ई एफ जी एच आई, और इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, आई जे, यहाँ पर के आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी लिख लो अब आके, ई एफ जी एच। अब यहाँ आएगा आई, और यहाँ आ जाएगा जे। ठीक। ये हो जाएगा एस टी। यहाँ पर क्या आएगा, जे है, और ये आ जाएगा के। गौर करना। इसके बाद यहाँ अगर हम रख दें क्यू, क्यू, एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पर आर, ये एस टी यू वी डब्ल्यू, पूरी सीक्वेंस में आ गया। अब यहाँ पर के, ई एफ जी एच आई जे के। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर टी यू वी आर एस टी, ऐसे यहाँ पर हम क्या रखें कि आर आ जाए एक अंक छोड़ के, तो हम यहाँ पर पी रख दें, पी क्यू आर, यानी कि ये हो जाएगा जे क्यू के और पी। ठीक। जे क्यू के पी, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, अपनी सीरीज भी बना सकते हो। आप करने को तो यही कर लेते कि टी से एफ आया, सीधा प्लस का 2 हो गया। फिर यहाँ से एच आया, प्लस का 2 हो गया। फिर यहाँ से माइनस का 2 हो गया, और फिर ये माइनस का 2 हो गया। इस प्रकार से आप यहीं से बना सकते थे। ठीक है। तो खैर आपका आंसर आना चाहिए। अब देखो, कह रहा है अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंधा है, कलाई है, कोहनी है, हथेली है, अंगुली है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आती है अंगुली। फिर उंगली से आप ऊपर की तरफ बढ़ो कंधे की तरफ, तो आपको मिलेगा हथेली। और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कलाई। और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कोहनी। और आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा कंधा। जैसे ये यहाँ पर इस प्रकार से, ये उंगलियां हो गई। ठीक। ये हो गई आपकी हथेली, ये हो गई आपकी रिस्ट। और आगे बढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा हाथ है। यहाँ से आपका कोहनी आ जाएगी, और इसके बाद फिर पूरा का पूरा व्यक्ति, यानी यहाँ शोल्डर आ जाएगा। ठीक है।
तो अंगुली, हथेली, कलाई, कोहनी और कंधा, इस प्रकार से आप यहाँ से मैच करा लेना। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ कौन सा तार्किक है? शिशु, महाविद्यालय, वेतन, विद्यालय, रोजगार। सबसे पहले देखो, एक शिशु होता है, एक बच्चा होता है, वो विद्यालय जाता है। विद्यालय की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? महाविद्यालय जाता है। इसके बाद जब वो महाविद्यालय में भी पढ़ लेता है तो वो जाता है रोजगार की तलाश में। रोजगार की तलाश में जाता है। फिर महाविद्यालय हो गया, शिशु हो गया, रोजगार हो गया, विद्यालय हो गया, और फिर उसे मिलता है वेतन। ठीक, तो ये आपका सही क्रम होगा। अब आप यहाँ से ऑप्शंस मैच करा लेना। आगे बढ़ो जरा, 38 नंबर में कह रहा है कि अ, 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं। गौर करना, उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर हैं। डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में है। चलो देख लो, ये एक सर्किल मैंने लिया। अब इसमें 6 लोग हैं, तो बना लो 6 लोग। ये दो दो चार, तो 6। कह रहा है डायना, पुष्कर और पद्मा के बीच में है। चलो मैंने यहाँ पर लिया डायना को। ये किसके किसके बीच में है? ये है पद्मा के और ये पुष्कर के बीच में है। हो सकता है पुष्कर इधर हो सकता है पद्मा इधर हो। तो हम प्रथम दृष्टया पहली ही नजर में जो क्वेश्चन बनेगा उसी हिसाब से हम बनाते जाएंगे। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, ठीक है, पुष्कर और पद्मा ले लिए। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। पता नहीं प्रियंका महेश लकी कहाँ पे, अभी इनको छोड़ दो इस वाक्य को। आगे बढ़ो, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है। पुष्कर यहाँ है तो फिर महेश यहाँ होगा। आगे बढ़ो, आ, कह रहा है अब इसको पढ़ो। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, तो महेश यहाँ पे और लकी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बीच में आएगी प्रियंका। ठीक, ये बन गया आपका सर्किल। अब देख लो महेश का पड़ोसी कौन है? महेश के पड़ोसी प्रियंका है और पद्मा है। तो महेश का पड़ोसी हो जाएगा प्रियंका और पद्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का सी पार्ट सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है नर्तक, मंच, मंत्री। यानी नर्तक का संबंध जिस प्रकार से मंच से होता है, उसी प्रकार से जब मंत्री अपनी जो नीतियां बनाता है, मंत्री का काम क्या होता है? मंत्री का काम होता है अपने लोगों के साथ बैठ के नीतियां बनाना। तो वो नीतियां इम्प्लीमेंट कहाँ होती हैं? वो नीतियां इम्प्लीमेंट होती हैं राज्य में। तो मंत्री राज्य को परिवर्तित करता है अपनी नीतियों के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्टेट, राज्य। 40 देखो, 40 नंबर कह रहा है 8, 28, 27 और आगे क्या होगा? 8 से हुआ 28, यानी कि 8 है 2 का क्यूब और 28 किसका है? 3 का क्यूब। 27 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो अगर हम एक जोड़ दें तो हो जाएगा 28। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो, ये लिखा है 27, 27 किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब है। अब आगे क्या आएगा? ये 2 का क्यूब था, फिर आगे आया था 3 का क्यूब प्लस 1, यानी ये 3 का क्यूब है। अब आगे आएगा 4 का क्यूब प्लस 1, यानी आंसर हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 और एक 65। आंसर हो जाएगा 65। ठीक, एक बार फिर देख लो इसको। लिखा है 8, 28, ये लिखा है 27 और आगे क्या? ये मैंने लिखा 2 का क्यूब, तो 8 होता है। फिर ये लिखा है 3 का क्यूब प्लस 1, यानी 2 का क्यूब, इसके बाद आया 3 का क्यूब और उसमें 1 जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है ये 3 का क्यूब, आगे आएगा 4 का क्यूब, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 एक 65। ठीक, 65। आगे बढ़ो जरा, 41 नंबर देखो। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ यहाँ पे। 41 में कह रहा है कि 5 विषय हैं PQRST, तो यहाँ पर आप विषय लिख लो, विषय। और आगे क्या है? XYZ ये विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आप विद्यार्थी लिख लो। विषय कौन कौन से हैं? PQRS और T। गौर करना, विद्यार्थी हैं X, Y और Z। कह रहा है इनमें कुछ परीक्षाएं लिखी, X ने केवल 2 पेपर लिखे हैं, तो X ने केवल 2 पेपर लिखे हैं, यहाँ मैं 2 लिखे दे रहा हूँ। यह पेपर Y और Z ने नहीं लिखे हैं, जो X लिखेगा वो Y और Z नहीं लिखेगा। P और Q दो दो विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए हैं। P 2 विद्यार्थी लिखते हैं और Q को भी 2 विद्यार्थी लिखते हैं। ठीक,
आगे क्या कह रहा है? केवल एक विद्यार्थी ने टी लिखा है और उसने क्यू भी लिखा है। गौर करना, केवल एक विद्यार्थी ने टी लिखा है और उसने क्यू भी लिखा है। यानी एक ही विद्यार्थी है जिसने क्यू और टी दोनों लिखे हैं। यदि जेड ने केवल 2 पेपर लिखे हो, तो वाई ने कितने पेपर लिखे? जेड ने केवल और केवल 2 पेपर कह रहा है। तो फिर वाई पूछ रहा है कि वाई ने कौन से विषय लिखे हैं? अब देख लो जरा, फिर से समझते हैं इसको। वाई का पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आओ। एक्स ने केवल 2 पेपर लिखे और ये पेपर वाई और जेड के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। यानी एक्स ने केवल और केवल 2 पेपर ही लिखे हैं। तो हो सकता है पी क्यू लिखा हो सकता है आर एस लिखा हो सकता है एस टी लिखा हो, कोई भी लिखा हो मुझे नहीं पता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है पी और क्यू दो दो विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए हैं। पी और क्यू ये दो दो विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। केवल एक विद्यार्थी ने टी लिखा है। टी केवल और केवल एक ने लिखा है। गौर करना, तो टी कौन लिखेगा? दो दो लिखे हैं, वाई और जेड नहीं लिखे हैं। तो टी का होगा या तो जेड, टी का होगा या तो वाई। गौर करना, अब आगे क्या कह रहा है कि केवल एक विद्यार्थी ने टी लिखा है और उसने क्यू भी लिखा है। यानी वाई हो जाए टी हो जाएगा आपका वाई से। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, टी हो जाएगा वाई से। और वाई अगर है टी से या टी वाई से है तो फिर वाई ही हो जाएगा। केवल और केवल टी लिखा है, उसने क्यू भी लिखा है। यानी वाई ने क्या लिखा है? वाई लिखेगा क्यू, वाई लिखेगा क्यू, ठीक। और इसके बाद पी और क्यू दो दो लिखते हैं। यहाँ से ये तो वाई हो गया, वाई का क्यू और टी हो गया दोनों। इसके अलावा क्यू का हो जाएगा एक जेड, क्यू जेड को भी यानी क्यू विषय जेड लिखेगा। अब बचा पी, तो पी कौन कौन लिखेगा? पी कह रहा है कि केवल और केवल 2 परीक्षार्थी ही लिखते हैं, अर्थात पी लिखेगा वाई। गौर करना, और पी लिखेगा जेड, ठीक। अब बचा एक्स, एक्स केवल 2 लिखता है। तो एक्स केवल 2 लिखता है, वो लिख दिए आर और एक्स लिख देगा एस। अब ये जो एक्स लिखेगा ये कोई और नहीं लिखता है। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? कह रहा है वाई कौन कौन से विषय लिख रहा है, तो वाई लिख रहा है 3 विषय। एक तो वाई का एरो देखो पी के पास जा रहा है, वाई का एरो क्यू के पास जा रहा है और वाई का एरो टी के पास जा रहा है। तो यहाँ पर पी क्यू और टी, पी क्यू और टी ये 3 विषय लिखेगा। पी क्यू और टी, सी पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ। कह रहे किसी परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ। सी एफ ये दोनों बहनें हैं। पी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है तथा एफ का दादा है। यहाँ समूह में 2 पिता 2 भाई 1 माता है। बताइए कौन सा भाइयों का समूह है? सबसे पहले ऊपर से पढ़ना शुरू करो। सी एफ बहनें हैं, तो हमने यहाँ पर सी लिख लिया, ये बहन, ये इसकी बहन है एफ की। बी ई का पति, बी ई के पति का भाई है। अब पता नहीं बी कहाँ है। कह रहा है डी ए का पिता है तथा एफ का दादा है। डी ए का पिता है। गौर करना, डी मैंने यहाँ पर लिखा, ये डी लिख दिया, ये ए का पिता है, ठीक। यहाँ पर ए आ जाएगा, ये पिता हो गया, फादर हो गया। डी ए के पिता है तथा एफ का दादा है। अब ये जो एफ है, देखो जनरेशन गैप 2 बार होगा क्योंकि एफ का दादा है डी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा। अब आगे क्या कह रहा है? पी ई के पति का भाई है। अभी भी हमें बी नहीं पता है और ई नहीं पता है, तो इस वाक्य को अभी भी छोड़ दो, ठीक है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर हिंट दी है, कह रहा है समूह में 2 पिता है। तो एक तो पिता ये हो गया, एक पिता ये हो गया। अब कह रहा है सी एफ पी ई के पति का भाई है। तो ए क्या हो जाएगा? ए और ई ये दोनों हो जाएंगे पति पत्नी, ई। और ए का ही हो जाएगा एक भाई जिसका नाम है बी, ठीक। बी ई के पति का भाई है, ए के पति का भाई है, बिल्कुल ठीक है। ई के पति का भाई है। आगे क्या कह रहा है? एफ का दादा है और 2 भाई हैं, 2 भाई हो गए, एक माता है, एक माता हो गई। ये कह रहा है कि भाइयों का समूह कौन सा है, तो ये दोनों भाई का समूह हो जाएगा ए और बी। ये दोनों आपस में भाई हैं, ए और बी, सी पार्ट सही हो जाएगा इसका। 43rd देखो, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न
में 3 कथन दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन-सा कथन पर्याप्त है। सासा 9वीं कक्षा की छात्रा है। गौर करना, 9वीं कक्षा की छात्रा है, ठीक है। सासा की माँ पहले उसे उसके स्कूल छोड़ती है और फिर अपने कार्यालय जाती है, जो कि 10 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है, 10 किलोमीटर दूर कार्यालय है। सासा बस से 15 मिनट और साइकिल से 30 मिनट की यात्रा करती है। तो पूछ रहा है सासा का स्कूल कितनी दूर है? 9वीं की छात्रा है, इसे स्कूल का कोई लेना-देना नहीं है। इसकी माँ पहले उसे स्कूल छोड़ती है और फिर अपने कार्यालय जाती है। स्कूल से कार्यालय इसका 10 किलोमीटर है। तो स्कूल कितनी दूर है इससे कोई मतलब नहीं है। भाई कार्यालय में कार्यालय उसका घर थोड़ी ना होगा। तो ये वाला वाक्य भी आपका गलत हो गया। यहाँ से हम कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। अब आगे कह रहा है, सासा बस से 15 मिनट और साइकिल से 30 मिनट की यात्रा तय करती है। तो उत्तर निकालने के लिए हमें घर और स्कूल के मध्य दूरी चाहिए। यहाँ कार्यालय की दूरी दी गई है, इसलिए ये भी वाक्य हमें उत्तर नहीं दे पाएगा। कोई वाक्य हमें उत्तर नहीं दे रहा है, अर्थात सूचना अपर्याप्त है। ठीक है, सूचना अपर्याप्त है। 44 में आओ। लीड कहलाती है स्टिक, स्टिक कहलाती है निब, निब कहलाती है निडल, निडल कहलाती है रोप, रोप कहलाता है थ्रेड। तो निब क्या कहलाती है जो लिखने में सहायक होगा? निब क्या कहलाती है? निब कहाँ है? निब निब कहलाती है निडल। हाथ आंसर हो जाएगा सी पार्ट, निडल। 45 में आ जाओ। 45 में क्या कह रहा है? गंगा यमुना से लंबी है। ठीक है, देखो, गंगा ये ग्रेटर है यमुना से, पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं है। तो गंगा रश्मि से लंबी नहीं है, तो हो सकता है रश्मि यहाँ पर हो। ठीक, एक मिनट, मैं इसको और क्लियर बनाता हूँ। ये है गंगा, बड़ी है यमुना से, लेकिन रश्मि से बड़ी नहीं है। तो हो सकता है रश्मि यहाँ हो सकता है रश्मि यहाँ हो। हमने थोड़ा सा दूर रखा है गैप बना के। आगे देखो, वीणा रश्मि से छोटी है, तो वीणा हो जाएगी रश्मि से छोटी, यानी वीणा यहाँ पर आ जाएगी। आगे, किंतु गंगा से लंबी है, तो वीणा हो जाएगी गंगा से लंबी, अर्थात यहाँ पर। यदि रश्मि कक्षा में सबसे लंबी हो, रश्मि सबसे लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी है यमुना। ठीक है, यमुना आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आगे देखो 46, यहाँ से आपका जीएस शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान है, बिल्कुल ठीक है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश में मलनाड है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। दरअसल ये पड़ता है मलनाड, ये कर्नाटका का पहाड़ी क्षेत्र है। आप जब यहाँ पर आओगे उत्तर प्रदेश भारत में देखोगे, तो ये तमिलनाडु, ये केरल और यहाँ पर कर्नाटक। यहाँ कर्नाटका का ये पहाड़ी क्षेत्र है, कर्नाटक का यह पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, डी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ, एक कर्नाटका से ही संबंधित। मुझे बताओ, सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? ये कहते हैं कर्नाटक को। तो मुझे बता दो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? ये आ जाएगी कर्नाटक में। ठीक है, बंगलौर में। 47 में आ जाओ। 47 क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है। 67 का खा ये क्या करता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान करता है। 94 में क्या है? स्पीकर को हटाया जाता है। और 90 क्या है? राज्यसभा में उपसभापति को हटाने का प्रावधान है। अब आप मैच करा लेना अपने आधार पे। 48 में आ जाओ। कह रहा है अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये लिम्पोपो है, बी पार्ट। चलो यहाँ पर आओ, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ ज्योग्राफी में। मुझे बताओ, महावेली गंगा ये एक नदी है। महावेली गंगा बहुत पूछा जाता है ये सवाल। ये कहाँ पर है, किस देश में बहती है? ये श्रीलंका की सबसे लंबी है नदी। श्रीलंका की ये एक नदी है, लंबी नदी। मुझे बताओ, रोन नदी ये कहाँ बहती है? आप बताओगे स्विट्जरलैंड में। रोन नदी यह है स्विट्जरलैंड की एक नदी है। ठीक है, एक नदी में लिखता हूँ नीपर, नीपर नदी ये कहाँ पर बह रही है? आप बताओगे यह यूक्रेन में बहती है। एक मैंने नदी लिखी, पो नदी ये कहाँ बहती है? आप बताओगे ये इटली में है।
एक नदी मैंने लिखी राइन, राइन नदी, ये कहाँ है? आप बताओगे जर्मनी में है। ठीक है, एक और मुझे बता दो। अच्छा, मेकांग नदी, मेकांग नदी, तो आप बताओगे तिब्बत के पठार से ये निकलती है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आ जाओ 49 में। 49 क्या कह रहा है? में कह रहा है कि विश्व ग्लेशियर दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 25 मार्च को, 12 मार्च को, या फिर 21 मार्च को? आंसर होगा 21 मार्च। ठीक है, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो जरा 50 नंबर में, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, एक ये कार्यक्रम, और एक आगे कार्यक्रम दिया है नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। इन दोनों का आयोजन क्रमशः किन किन शहरों में हुआ है? तो अगर आपसे मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो पूछे तो आप बताओगे नई दिल्ली, और अगर आपसे नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पूछे तो आप बताओगे फरीदाबाद। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, इसमें सूची एक और सूची दो दिए गए हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर का चुनाव करो। सूची नंबर एक में क्या कह रहा है? विधानता, जो नए राज्य होते हैं उन राज्यों को शामिल करना। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। समता का अधिकार कहाँ पे है? समता या समानता का अधिकार, ध्यान रखें, ये है 14 में। ये फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे भारत के संविधान में। ठीक, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये कहाँ पे है? ये आर्टिकल नंबर है 111। अब आप इनको मैच करा लेना। ठीक है, नीचे तो जो कूट दिए हैं उन्हीं के आधार पर। आगे देखो 52 नंबर, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करो और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। बिल्कुल रोक सकती है, ध्यान रखें। इसने इस वाक्य में धन विधेयक नहीं कहा है, धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को मात्र 14 दिनों की मोहलत दी जाती है कि 14 दिनों में आप अपना सैंक्शन दीजिए तो दीजिए, अदरवाइज ये पास समझा जाएगा। तो ये दोनों सही है। आगे तीसरा देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाए गए थे। ध्यान दो, इसमें दरअसल जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता अखंडता इनको स्थापित किया गया था। तीसरा गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में अ, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है नहीं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होंगे? सही होंगे एक और दो, केवल और केवल एक और दो। ठीक, आगे देखो जरा 53 नंबर में, 53 में क्या कह रहा है? जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? ये करता है अपसारी लेंस की भांति व्यवहार, या अभिसारी की भांति व्यवहार, या द्विफोकसी की भांति व्यवहार, या फिर शंक्वाकार की भांति व्यवहार। आओ देखो, मैं बात कर रहा हूँ पानी में डूबा वायु का बुलबुला। पानी में डूबा वायु का बुलबुला। ठीक है, गौर करना, ये जो पानी में वायु का बुलबुला डूब जाता है, दरअसल इसकी जब आप सतह देखोगे तो इसकी सतह ऐसा लगता है जैसे उत्तल हो, उत्तलावकार होती है। लेकिन अगर हम पूछें कि इस ये व्यवहार किसकी भांति करता है तो आप बताओगे यह अवतल की भांति व्यवहार करता है, अर्थात अवतल लेंस या फिर अपसारी अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और कहते हैं साइंस कहती है कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो वायु से अधिक होता है। दरअसल इसीलिए जो जल में डूबा हुआ बुलबुला होता है वो उसकी जो लेंस की प्रकृति होती है ना वो बदल जाती है। तो इसका आंसर होगा अ, अपसारी। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजाति का सही क्रम है? आओ देखो, पौधों की प्रजाति का सही क्रम आपसे पूछ रहा है ना? यहाँ पर आओ,
दरअसल जब भी कभी जीवों के नामकरण और वर्गीकरण की बात आएगी, तो एक विज्ञान की एक शाखा है जिसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये याद रखना। इसका आशय क्या है? आप क्या इसमें पढ़ते हो? तो इसमें पढ़ा जाता है नामकरण जीवों के नामकरण और वर्गीकरण। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान है ये। ठीक है। अब इसमें आपसे सवाल पूछा गया था, पौधों का वर्गीकरण पदानुक्रम में बताओ। पौधों का वर्गीकरण, ये पूछा गया था। तो अगर आपसे पौधों का वर्गीकरण पूछा जा रहा है, तो वर्गीकरण कैसे करोगे? पादप जगत आएगा। गौर करना, पादप जगत है। इसके बाद संघ, साथ ही साथ वर्ग, गण, इसमें विभाजन होगा कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद आती है जाति। ये विभाजन है। अब यहाँ पर आओ जरा। वर्ग, संघ गलत हो जाएगा, गण गलत हो जाएगा, वर्ग गलत हो जाएगा, पादप जगत, संघ, वर्ग और गण, डी पार्ट सही होगा। 55 में आ जाओ। 55 में क्या कह रहा है? जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता कम हो रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो जीव जंतु हैं, उनके उनका जो आवास है उसका विनाश किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए पेड़ है, हमने पेड़ काट दिया, तो उस पेड़ पर कौन रहता था? पक्षी रहते। तो पक्षियों का ये एक तरह से आवास था, और जब आप उनका आवास ही खत्म कर दोगे तो पक्षी कहाँ रहेगा? तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो 56 नंबर। कह रहा है सूची एक और सूची दो दिया गया है। एक तरफ तीर्थंकर दिए हैं और एक तरफ उनके प्रतिमा के लक्षण दिए हैं, अर्थात उनके चिन्ह दिए हैं। तो अब मुझे बताओ, मैच कराओ। आदिनाथ का क्या है? आदिनाथ का है वृषभ। मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश। ठीक। और पार्श्वनाथ का है पार्श्व, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का क्या हो? अश्व तो होगा नहीं, इनका सर्प होगा। और संभव का है, जस्ट वेट, पार्श्व का है सर्प, तो संभव का होगा अश्व। ठीक है। अब इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख लेना कौन सा आपका कूट सही है। मैं कुछ और लिखता हूँ, मैंने लिखा महावीर। मुझे बताओ इनका चिन्ह क्या है? आप बताओगे इनका है सिंह। एक मैं और लिख रहा हूँ, मैंने लिखा शांतिनाथ। ये शांत रहते हैं, तो आपने हिरण लगा देना है। ठीक। और आगे बढ़ो जरा। 57 में आ जाओ। कह रहा है कि सही कथनों की पहचान करो। एनी बेसेंट फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी क्या? हाँ। फिर कह रहा है, जस्ट वेट, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था। और आगे क्या कह रहा है? एनी बेसेंट का संबंध गृह शासन यानी होम रूल से है। ये सारे के सारे सही है। सी पार्ट आपका सही होगा। ठीक है। और आगे पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले देखो लिनलिथगो प्रस्ताव, ये कब आया था? ये आया था अगस्त 1940 में, 1940। क्रिप्स मिशन, इसको सबको पता होगा, 1942 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, ये कब हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में, लेकिन ये भी 1940 है। तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये मार्च में हुआ था। ठीक है। अब आ जाओ, कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र कब दिया था? 1939 में। 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का समय था, उस समय। तो ये सारे के सारे हमने ईयर्स लिख दिए हैं। लिनलिथगो प्रस्ताव अगस्त 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, और रामगढ़ का अधिवेशन मार्च 1940 में। कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया था 1939 में। तो ये सारे के सारे लिख दिए मैंने ईयर्स। अब आप यहाँ पर फूट बना लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो 59। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राइटर है प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट? ये पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, जापान, कोरिया और चाइना। ये पुस्तक है किसकी? ये है कर्जन की। इनका पूरा नाम है जॉर्ज एन कर्जन। जॉर्ज एन कर्जन, याद रखो, भूलना नहीं है। मैं दो तीन पुस्तकें लिखता हूँ और उनके आप लोग राइटर बताओ। एक पुस्तक मैंने लिखी दी अल्फाबेट, ये एक मैंने पुस्तक लिखी, बताओ इसके राइटर कौन है? एक मैंने पुस्तक और लिखी, मैंने लिखी अ गैलरी
अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, इस पुस्तक के राइटर बताओ कौन है? और एक पुस्तक मैं और लिख रहा हूँ, द प्राउडेस्ट डे। प्राउडेस्ट डे, मुझे बताओ इसके राइटर कौन है? द अल्फाबेट के राइटर हैं डेविड डिरिंजर। ठीक। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स ये किसकी है? ये है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की, याद रखिएगा, पूछा जाता है। द प्राउडेस्ट डे किसकी है? ये एंथोनी रीड की है। एंथोनी रीड। और इनके अलावा एक और साहब हैं, इनका नाम है डेविड फिशर। डेविड फिशर इनकी है। तो खैर, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 59 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 60 में आओ। 60 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? ये हैं पूरन सिंह। याद रखिएगा, ए पार्ट। 61 में आओ। ब्रिक्स से संबंधित सवाल है। कह रहा है कि बताओ सही कथन कौन सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में रूस की अध्यक्षता में आयोजित 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। क्या ये सही है? हाँ। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में होगा। गलत है। 2025 में ये ब्राजील में होगा। ब्रिक्स देशों में अर्जेंटीना को हाल ही में शामिल किया गया। बिल्कुल गलत है। केवल और केवल एक सही है। आओ देखो, ब्रिक्स के बारे में हम दो तीन बातें साझा कर लें। ये लिखा है BRICS। ठीक। इसमें सदस्य देश बता सकते हो आप? सदस्य देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ब्राजील को ही उठा लो। ब्राजील के बाद आप उठा लो, आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा अपना इंडिया, और इसके बाद आर हो गया, आई हो गया, सी से हो जाएगा चाइना, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये तो सदस्य देश हैं। अब अगर हम आपसे पूछे कि नए सदस्य देश कौन से जुड़े हैं इससे, नए सदस्य देश कौन है? तो एक हो गया मिस्र, दूसरा इथोपिया। मिस्र हो गया। ठीक। दूसरा कौन है? दूसरा है इथोपिया। और आप जब पूर्व की तरफ जाओगे तो आपको इंडोनेशिया मिलेगा। और आप जब खाड़ी देशों में जाओगे तो आपको ईरान मिलेगा। इसके अलावा आपको सऊदी अरब मिलेगा। सऊदी अरब के अलावा आपको यूएई मिलेगा। तो ये सारे के सारे इसके सदस्य देश हैं। लेकिन ब्रिक्स का जो 2025 का सम्मेलन है, ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं हो रहा है, ये ब्राजील में होगा। ब्राजील। ठीक है। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। ए इसका सही उत्तर होगा। 62 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में पूछा गया है। आरबीआई के संबंध में गलत कौन सा है? आरबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 36 को नहीं हुई थी। याद रखिएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? इसका प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता में था। हाँ। फिर इसे मुंबई स्थानांतरित किया गया था 1936 में। ध्यान रखें, 1937 में किया गया था। ये भी गलत है। आगे कह रहा है वर्तमान में इसके जो गवर्नर है संजय जी हैं, मल्होत्रा साहब। अच्छा, गलत पूछ रहा था ना, तो एक और दो गलत होगा। आगे बढ़ो जरा। 63, 63 नंबर। सिंपल सा सवाल है, पूछा गया है, कूट दिए हैं। और कह रहा है कि एक तरफ दार्शनिक है और एक तरफ उनके दर्शन है। बताओ किसका कौन सा दर्शन है? रामानुजम, रामानुज, इनका है विशिष्टाद्वैत। चौथा। माधवाचार्य का कौन सा है? द्वैत। और निम्बार्क का कौन सा है? निम्बार्क का है द्वैताद्वैत। दूसरा। और वल्लभाचार्य का है श्वेत शुद्धाद्वैत। ठीक। तो अब आप मैच करा लेना यहाँ से। रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य, माधवाचार्य का है द्वैत, निम्बार्क कौन सा है? द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। तो ये इनके दर्शन है। इनसे संबंधित ये लोग हैं, दार्शनिक हैं। तो 64 में आओ। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी की इस्टेब्लिशमेंट किस शहर में की गई थी? ये करी गई थी नागपुर में। ठीक है। अब आ जाओ 65, 65। 65 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सही कथन को चुनिए। हाल ही में श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री हाल ही में श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिला है, जो कि भारत के हैं। तो ये जो सम्मान है मित्र भूषण, ये मोदी साहब को मिला है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है प्रिट्जकर जो अवार्ड है 2025, ये चीन का वास्तुकार है जिसका नाम है लियू जियाकुन, इसे दिया गया है। ये भी ठीक है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार, ये पुरस्कार भी हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ो जरा।
66 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। चलो पढ़ो। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 3 हेरिटेज इमारतों को लखनऊ की रोशन उद्याला, छतर मंजिल और चुनार का किला होटल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। ये सरकार का निर्णय है, उत्तर प्रदेश सरकार का। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक पहल शुरू करी है जिसका नाम है माँ की रसोई। ठीक, ये भी ठीक है। लखनऊ की हैं तनुजा सिंह। ये भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ये भी ठीक है। सारे के सारे सही हैं, डी पार्ट सही हो जाएगा। 67 में आओ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य है उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान किया जा सके और उन्हें संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार और आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये कौन सी योजना है? ये योजना है नई मंजिल योजना। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है। अल्पसंख्यक युवाओं को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। नई मंजिल योजना। 68 में आ जाओ। इसमें कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। इसके अंतर्गत हैंडलूम पर और पावर लूम पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? हैंडलूम पर मिलती है 80% और पावर लूम पर 60%। तो 80 और 60, सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। 69 में देखो। 69 क्या कह रहा है? सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र की स्थापना हुई है 1991 में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1991 में भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी, यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश की सहायता से की गई है। ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये पड़ता है सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक। इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1991 में, 1991 में। आगे बढ़ो जरा। अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर एक साहब हैं, उन्होंने शहनाई बजाई थी और ये साहब किसी घराने से संबंधित हैं। तो ये कौन है? क्या बता सकते हो? ये है बिस्मिल्लाह खान साहब और ये बनारस घराने से हैं। ठीक है। 71 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कितने खेल केंद्र बनाए जाने की व्यवस्था की गई है? ये एक खेल केंद्र बनेगा हर एक जिले में। 72 में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। प्रदेश में इसका गठन 23 अप्रैल 1993 को हुआ था। बिल्कुल गलत है। पंचायती राज निकायों के चुनाव इस आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। हाँ। आयोग के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या फिर 70 साल होता है। ये भी सही है। 2 और 3 सही है। आओ देखो, मैं इसमें डिटेल में थोड़ी सी 2-3 बातें आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, गौर करो। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। ये जो आयोग है, निर्वाचन आयोग, मुझे बताओ इसका गठन कब हुआ? याद रखो, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1994, 1994। और ये जो इसमें कर्ता धर्ता होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या मुझे बता सकते हो ये जो आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 70 साल। जो पहले हो जाए वैसे ही वो रिटायर दे देंगे। रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में टोटल 1994 से लेके अब तक कौन कौन से राज्य निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के 6 से 7 लोग हैं। आप याद रखो। जैसे वर्तमान में जो 7वें हैं उनका नाम है राज प्रताप सिंह। इससे जो पहले थे, जो छठे नंबर के थे, उनका नाम था मनोज कुमार। मनोज कुमार। इससे जो पहले थे, जो 5वें नंबर के थे, नाम था उनका सतीश कुमार। सतीश कुमार अग्रवाल। ठीक है। इससे पहले जो चौथे नंबर के थे, उनका नाम था राजेंद्र होनवाल। इससे पहले जो सॉरी, जो तीसरे नंबर के थे, नाम था अपरमिता। अपरमिता प्रसाद सिंह। प्रसाद सिंह।
और इससे पहले जो दूसरे नंबर के थे उनका नाम था यशपाल, यशपाल सिंह। जो पहले स्थान अर्थात जो सबसे पहले रहे हैं उनका नाम था रामदास सोनकर। रामदास सोनकर, याद रखिएगा, सोनकर साहब का नाम पूछा जा सकता है कि पहले भारत के निर्वाचन सॉरी उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 73, इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 की कौन सी धारा के तहत हुआ था? ये धारा नंबर है 22, याद रखिएगा, सी पार्ट। चूंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो इसलिए आपको याद करना अनिवार्य हो जाता है। 74 देखो, उत्तर प्रदेश में बांध दिए हैं और उनकी नदियां दी हैं, कह रहा है कि गलत समायोजित विकल्प कौन सा है? इसमें गलत कौन सा है? गिरगिटाही ये राम सुतिया नदी पर है, परीक्षा बेतवा पर है। इसके अलावा डी पार्ट में दिया है गंगऊ, ये उर्मिल पर है, याद रखो ये केन पर है। नेक्स्ट देखो 75, इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का 50-50 संयुक्त उद्यम है। इसके तत्वावधान में कौन कौन सी मेट्रो परियोजनाओं को शामिल किया गया है? इसके तत्वावधान में लखनऊ भी शामिल है, कानपुर भी शामिल है और आगरा भी शामिल है। एक, दो और तीन, ये सारे के सारे शामिल हैं। ये केवल एक दो नहीं है, केवल दो तीन नहीं है, केवल दो नहीं है, केवल तीन नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक, दो और तीन ये सभी शामिल हैं। 76 देखो, 76 यानी कि 76, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2022 के अंतर्गत ईएसडीएम क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए केंद्र सृजित करने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र सृजित करने के लिए परियोजना लागत का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? 50% उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है इस नीति में कि हम वहन करेंगे, 50%। 77 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाने वाला जो विश्व भारती पुरस्कार है, इसके अंतर्गत कितना रुपया दिया जाता है? ध्यान दो, यहाँ पर आओ जरा। विश्व भारती पुरस्कार से पूछे, विश्व भारती पुरस्कार, अगर आपसे पूछे कि इसमें कितना रुपया मिलता है तो आप बताओगे 50,000, ठीक, रुपए। इसके अलावा अगर आपसे पूछे एक दो पुरस्कार मैं और लिखता हूँ, एक पुरस्कार मैंने लिखा महर्षि, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, मुझे बताओ इसमें कितना रुपया मिल रहा है? तो आप बताओगे 201,000, ठीक है, रुपए। और महर्षि, एक मैं और लिखता हूँ महर्षि व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, मुझे बताओ इसमें कितना मिल रहा है? 201,000 रुपए, ठीक। 250 विश्व भारती के लिए मिल रहा है। तो आंसर यहाँ पर आपसे विश्व भारती पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पद पर नहीं रहे हैं? श्री भावेश कुमार सिंह है, राजेश्वर सिंह है, विश्वंभर है या फिर संजय मिश्रा? आंसर होगा भावेश। अब देखो भावेश क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी लोकायुक्त हैं ये सारे के सारे आप याद रखो, प्रदेश में, या हम कहें उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। देखो कौन कौन है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, सबसे पहले कौन थे ये आपसे पूछा जाता है। नाम है विश्वंभर दयाल। इसके बाद दूसरे कौन बने हैं? इनका नाम है मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद मुर्तजा। तीसरे कौन बने हैं? इनका नाम है कैलाश नाथ गोयल, कैलाश नाथ गोयल। अच्छा बताओ चौथे कौन बने? इनका नाम है राजेश्वर, राजेश्वर सिंह। क्या बता सकते हो पांचवे कौन है? सुधीर चंद्र वर्मा है, सुधीर चंद्र वर्मा जी हैं। छठे कौन है? छठे हैं एन के मल्होत्रा, एन के मल्होत्रा। सातवें बता सकते हो? नाम है संजय मिश्रा, ये वर्तमान में है, ठीक है, संजय मिश्रा साहब। तो पहले याद रखो विश्वंभर दयाल पूछा जा सकता है आपसे, तो कौन नहीं है? भावेश। आगे बढ़ो जरा, 79 देखो। कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की बात हो रही है, के अंतर्गत लार्ज श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है?
लार्ज श्रेणी के अंतर्गत पूंजी निवेश पूछ रहा है। लार्ज श्रेणी के अंतर्गत है 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक। तो आंसर कहाँ है? 50 से 200। ई पार्ट सही होगा। ठीक। इसका एक टेबल बना लो। हालांकि लास्ट जो मैंने मॉक कराया था उसकी टेबल मैंने आपको बनवा दी थी। रोजगार प्रोत्साहन नीति उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। रोजगार प्रोत्साहन नीति। और ये नीति है कौन सी? 2022 की। अब इस नीति में एक टेबल बनाओ। एक तरफ लिखो श्रेणी यानी कैटेगरी और एक तरफ लिखो पूंजी निवेश। अगर आपसे 3 से 4 सवाल पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ लार्ज श्रेणी के अंतर्गत पूंजी निवेश की सीमा कितनी है? 50 करोड़ से 200 करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछे मेगा श्रेणी की मुझे बताओ पूंजी निवेश सीमा क्या है? तो आप बताओगे 200 करोड़ से 500 करोड़। अगर आपसे पूछे कि सुपर मेगा की पूंजी निवेश सीमा क्या है? तो आप बताओगे 500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ रुपए। वहीं अल्ट्रा मेगा पूछ ले, अल्ट्रा मेगा, तो आप क्या बताओगे? 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक। बस ये 4 कैटेगरी याद रखना। लार्ज, मेगा, सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा। आगे देखो जरा 80 में क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है? ये किया है प्रयागराज में। 81 देखो, 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सैयद मसूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह है? ये किछौछा में है, याद रखिएगा। 82 देखो, 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? नवाबगंज पक्षी विहार मैनपुरी में नहीं है, यह है उन्नाव में। पार्वती अर्गा, ये क्या रायबरेली में है? नहीं भाई, ये गोंडा में है। समान मैनपुरी में है तो ये सही सुमेलित है। समसपुर कहाँ पर है? गोंडा में तो नहीं है, ये रायबरेली में पड़ता है। ठीक। आगे बढ़ो जरा। 83 देखो, 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो। वाराणसी स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र को ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए गृह पुरस्कार मिला है, क्या ये सही है? हाँ। गृह, GRIH, इसका नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसका पूरा नाम है। ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की ओर से आयोजित उल्लास उत्सव में कथक नृत्यांगना परिधि घोष इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी ठीक है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर बनी है, ये भी सही है। सारे के सारे ठीक है। आगे बढ़ो जरा। जेहाल ए मिस्किन, ये रचना किसकी है? ये पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए, अमीर खुसरो साहब की है। इन्हें कव्वाल का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। कव्वाली का पिता, फादर इन्हें कहते हैं। इनकी कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब का नाम है तुगलकनामा, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा है इनकी किताब नूर सिपेहर, ये भी पूछी जाती है आपसे, तो याद रखो खुसरो साहब। अच्छा, 85 में क्या होगा पता है आपको? पढ़ो इसको। इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्ट संवाद और एक्सपो का आयोजन हुआ है। इसमें जो प्रथम स्थान लाने वाला स्टार्टअप है, कह रहा है कि इसे कितनी राशि दी जाती है? दरअसल उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन हुआ। गौर करना। इसमें हुआ क्या कि 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया, यानी 3 पुरस्कार। हालांकि पुरस्कार और भी दिए गए, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आप याद रखो। फर्स्ट को जो राशि मिली है वो 1 लाख रुपए। सेकेंड को जो राशि मिली है वो मिली है 75,000 रुपए। और थर्ड वाले को मिली है 50,000 रुपए। 50,000, 75,000 और 1 लाख। आपसे पूछा है कि पहले स्थान पर आने वाला, इसे मिला है 1 लाख रुपए। ठीक है। आगे बढ़ो। 86 यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू हो गया। लिस्प भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मशीन पर निर्भर है। नहीं, यह मशीन पर निर्भर नहीं है, याद रखिएगा। यह मशीन स्वतंत्र है। यह मशीन स्वतंत्र भाषा है। अच्छा, लिस्प के बारे में मैं यहाँ पे आपसे 2-3 बातें कर लूँ। सबसे पहले LISP, क्या मुझे बता सकते हो इसका विकास किया किसने? ये किया है मैकार्थी साहब ने। और ये जो मैकार्थी साहब हैं, ये MIT से संबंधित हैं, यानी मैसाच्यूसेट
मैसाच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा? टेक्नोलॉजी। ठीक, मैसाच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये संबंधित है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या क्या है? कौन कौन सी इसकी विशेषताएं? तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली विशेषता ये मशीन स्वतंत्र भाषा है। मशीन स्वतंत्र भाषा है। आसानी से विस्तार योग्य है। आसानी से विस्तार योग्य है। इसके अलावा यह उच्च स्तरीय डिबगिंग प्रदान करता है। तो आंसर ए पार्ट गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा। 87, इसमें एक फार्मूला दिया है एमएस एक्सेल का LEN KD क्लासेस VPO मॉक 2.0 का परिणाम क्या होगा? ठीक, अब इसका परिणाम होगा आपको जितने भी अंदर लिखे हैं शब्द, जो कुछ भी लिखा है, जो जितने स्पेस लिखे हैं सबको जोड़ देना है, वही आंसर होगा। एक दो यहाँ स्पेस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आंसर होगा 23। अगर हम यहीं VPO की जगह JA लिख दें, जूनियर असिस्टेंट, तो आंसर क्या होगा? एक कम हो जाएगा, अर्थात 22 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 23। ये फार्मूले अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे कंप्यूटर बैच से जुड़ सकते हो। और भी कई सारी बातें हैं जो नए टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल में कवर करवाया गया है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, और भी कई सारे टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 88 देखो। नंबर 88 इसमें कह रहा है, जस्ट वेट, 83, इसमें ऊपर एक सभी था। हाँ, अब यहाँ पर आओ। 70 देखो, इसमें कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो कंडक्टरों के बीच हस्तक्षेप को कम करने के लिए दो तारों को आमतौर पर हेलिक्स में एक साथ मोड़ दिया जाता है। डेटा दर तार की मोटाई और लंबाई से निर्धारित होती है। अ, मोड़ी गई जो जोड़ी होती है, जोड़ी का उपयोग एनालॉग और डिजिटल संचार दोनों के लिए किया जाता है। या फिर टीवी संकेतों के वितरण के लिए केबल टीवी में उनका सबसे लोकप्रिय उपयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें टीवी संकेत गलत हो जाएगा। टीवी संकेतों के वितरण के लिए केबल टीवी और उनका सबसे लोकप्रिय उपयोग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखो। 89, एक निर्देश का एड्रेस फील्ड एक मेमोरी स्थान का पता निर्दिष्ट करता है जिसमें ऑपरेंड का एड्रेस होता है। यह किस प्रकार का एड्रेसिंग मोड है? तो मैंने एड्रेसिंग मोड आपको पढ़ाया था कंप्यूटर बैच में। एड्रेसिंग एड्रेसिंग मोड, और मैंने एड्रेसिंग मोड में आपको दो टाइप्स बताए थे, याद करो। कौन कौन से दो टाइप्स बताए थे? एक मैंने बताया था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और एक बताया था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक, ये दो बताए थे मैंने। अब इसमें मैंने आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कई सारी बातें बताई थी, जैसे एड्रेस फील्ड में मेमोरी स्थान या फिर इसमें रजिस्टर होता है, इसमें ऑपरेंड का एड्रेस होता है, और भी कई सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आओ, एक निर्देश का एड्रेस फील्ड एक मेमोरी स्थान का पता या निर्दिष्ट करता है जिसमें ऑपरेंड का एड्रेस होता है। ये क्या होता है? दरअसल इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एक मिनट, इंडेक्स ये मैंने गलत लगा दिया, इसका सी पार्ट होगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सी पार्ट। आगे बढ़ो जरा। सही सुमेलित कौन सा है? देखो, पॉलीमॉर्फिक वायरस। सही सुमेलित कौन सा है ये पूछ रहा है। पॉलीमॉर्फिक वायरस ये सेल्फ एनक्रिप्टिंग वायरस होता है। तो इसका मतलब होगा, पॉलीमॉर्फिक मतलब होगा ये होता है सेल्फ एनक्रिप्टिंग एनक्रिप्टिंग वायरस। ये गलत हो जाएगा। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? इसकी विशेषता होती है कि फ्लॉपी डिस्क जैसे उपकरणों के माध्यम से फैलता है। ये गलत हो जाएगा। दरअसल यह है फ्लॉपी डिस्क जैसे उपकरणों के माध्यम से फैलता है। ठीक है। अच्छा, ओवरराइट वायरस क्या होता है? ये फाइल के मूल कोड को बदल देते हैं। ठीक है, फाइल के मूल कोड को। अच्छा, आगे बढ़ो। ये लिखा है मैक्रो वायरस, ये सेल्फ एन्क्रिप्टिंग वायरस होते हैं। क्या ये सही है? नहीं।
ये सेल्फ एन्क्रिप्टिंग वायरस नहीं होते हैं, बल्कि मैक्रो वायरस स्प्रेडशीट में पाया जाता है। स्प्रेडशीट में ये पाया जाता है। तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 91 में इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पब्लिक ब्लॉकचेन से संबंधित नहीं है? यह वितरित खाता प्रौद्योगिकी का एक प्रकार है। आगे क्या कह रहा है? यह किसी केंद्रीय प्राधिकरण या एकल इकाई पर निर्भर करता है। ये गलत हो जाएगा। कौन सा ब्लॉकचेन से संबंधित नहीं है? पब्लिक ब्लॉकचेन, वो भी। ये गलत हो जाएगा। यह कॉन्सेंसस एल्गोरिदम को प्रयोग करता है। हाँ, जब एक बार डेटा पब्लिक ब्लॉकचेन पर दर्ज होता हो जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सेकंड आपका गलत हो जाएगा। ठीक। और ब्लॉकचेन के संबंध में मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ था। ध्यान दो। ब्लॉकचेन, बहुत सारी बातें ब्लॉकचेन से हमने डिस्कस करी थी। इसे एक नाम और दिया जाता है। इसे कहा जाता है DLT। जस्ट वेट। इसे कहा जाता है DLT। DLT क्या है? इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, एल का मतलब हो जाएगा लेजर, टी का मतलब हो जाएगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक। ये किस पर काम करता है? दरअसल ये डेटा ब्लॉक पर काम करता है। डेटा ब्लॉक पर कार्य करता है। और मैंने इसके 4 टाइप्स आपको बताए थे ब्लॉकचेन के। याद करो, ब्लॉकचेन के प्रकार। कौन कौन से प्रकार बताए थे? एक तो मैंने बताया था पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है, एग्जांपल देके बताया था मैंने आपको, है ना? दूसरा क्या बताया था? मैंने आपको निजी ब्लॉकचेन बताया था, यानी प्राइवेट ब्लॉकचेन। और तीसरा मैंने आपको बताया था कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन भी बताया था मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था हाइब्रिड। हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ठीक। तो इनकी सारी की सारी परिभाषाएं आप तैयार रखो, विद एग्जांपल्स पूछी जाती है। चलिए 92 में आ जाओ। कह रहा है बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। भविष्य में उल्लेख किए गए दस्तावेज में वर्तनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए। गलत है। दस्तावेज में टिप्पणी का पता लगाने के लिए। ये भी नहीं होगा। दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए। भविष्य में उल्लेख किए गए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। इसका डी पार्ट सही होगा। बुक मार्क। आगे बढ़ो जरा। किस एल्गोरिदम को क्वांटम सर्च एल्गोरिदम कहा जाता है? इसे कहते हैं ग्रोवर। ग्रोवर एल्गोरिदम। कहते हैं कि ये जो ग्रोवर एल्गोरिदम होता है ये क्वांटम सर्च एल्गोरिदम है। और असंरचित जो डेटा होता है, इसमें सर्च प्रॉब्लम्स को जब हल करना होता है तो क्वांटम यूनिट का ये इस्तेमाल करता है। क्वांटम यूनिट का इस्तेमाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 94। फजी लॉजिक में वेरिएबल्स के सत्य मान किनके किनके बीच में होते हैं? कोई भी वास्तविक संख्या ना हो सकते हैं। ये होते हैं 0 और 1। आगे बढ़ो जरा। 95। 95 में कह रहा है लुप्त प्रवणता समस्या। ये क्या है? दरअसल जब किसी डीप न्यूरल नेटवर्क में ग्रेडियंट अत्यंत छोटे हो जाते हैं उसे कहते हैं लुप्त प्रवणता समस्या। आगे बढ़ो। किसी डीप न्यूरल नेटवर्क में ग्रेडियंट बहुत बड़े। ये गलत हो जाएगा। शैलो न्यूरल, ये भी गलत है। शैलो न्यूरल में ग्रेडियंट बहुत बड़े हो जाते नहीं। ये ए पार्ट सही होगा। जब किसी डीप न्यूरल नेटवर्क में ग्रेडियंट अत्यंत छोटे हो जाते हैं। अच्छा, इसी का उल्टा अगर हम लिखते हैं और आपसे पूछें कि मुझे बताओ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होती है? एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होती है? तो आप क्या बताओगे? ये वास्तव में इसमें ग्रेडियंट बिकम लार्ज, बड़े हो जाते हैं। ग्रेडियंट बिकम लार्ज। ठीक। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो 96। इसमें कह रहा है कि सुमेलित कर लो भैया। प्रिमिटिव अर्थ की सबसे छोटी इकाइयां हैं जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। संयोजन के साधन क्या होते हैं? एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देती है। ये भी ठीक है। इनफाइनाइट लैंग्वेज एक भाषा प्रणाली जो नियमों के सेट के माध्यम से असीमित संख्या में सतही रूपों और अर्थों के की अनुमति देती है। ये भी ठीक है।
मॉर्फेम्स क्या होते हैं? किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन कहलाता है मॉर्फेम्स। ई पार्ट सही हो जाएगा। 97 देखो, कह रहा है बिना सॉरी, इसे कहेंगे बिग, ये एरर है। बिग ओ नोटेशन से संबंधित गलत कथन कौन सा है? यह एल्गोरिदम की दक्षता का विश्लेषण करने में मदद करता है। क्या ये सही है? बिग ओ नोटेशन, दरअसल बिग ओ नोटेशन एल्गोरिदम का दक्षता का विश्लेषण करता है ना? तो ये सही होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? यह बताता है कि इनपुट बढ़ाने पर किसी एल्गोरिदम की रन टाइम कैसे बढ़ती है। यह एल्गोरिदम की समय या स्थान जटिलता की ऊपरी सीमा को व्यक्त करने का एक तरीका है। उपर्युक्त सभी सही है। गलत कथन पूछ रहा है, यह एल्गोरिदम की विश्लेषण करने में मदद करता है। में ये भी सही है, और दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। डी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, 98 देख लो। कह रहा है कि एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सेमी ऑटोमेशन। सेमी ऑटोमेशन। 99 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में एम और एल दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में होती हैं और एल कुंजी एम कुंजी के बाईं ओर होती है? इसे कहते हैं एजर्टी कीबोर्ड। ए पार्ट, केवल और केवल एक। अब आ जाओ 100 में। पाइथन से संबंधित सवाल है। पाइथन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पाइथन केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये गलत है। केस सेंसिटिव होता है, यहाँ गलत, पहला वाला गलत है। पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करता है। पाइथन ब्लॉक की वर्ड डेफ से शुरू होते हैं और उसके बाद फंक्शन नाम और कोष्ठक होते हैं। ये सही नहीं है, ये पूछ रहा है ना, तो केवल और केवल एक सही हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक। तो ये हमारा मॉक नंबर 7 था, जो कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो आपकी होनी है, उससे संबंधित। इनको अगर आप लोग ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में आके वहाँ इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा यूपीजी के और कंप्यूटर के बैच आपको अगर इनसे जुड़ना हो, तब भी आप हमारे एप्लीकेशन में आके इन दोनों ही बैचेस से जुड़ सकते हो। ठीक। धन्यवाद।